गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू सिंह है और मैं आपको मैथ्स करवाऊंगा। तो आज हम 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे। तो हमने पता है 5वीं तक हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अब हम उनसे भी बड़ी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं का जो हम प्रयोग करते हैं वो वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं मेनली। तो जो हमारी जो संख्याएं हैं यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो संख्याएं हैं उनको बड़ी संख्या और छोटी संख्या में तुलना कैसे करें। हम कैसे ये पता लगाएं कि जो दी गई संख्याएं हैं वो संख्याएं बड़ी संख्याएं हैं या छोटी संख्याएं हैं। तो उस चीज़ को हम सीखेंगे। उसके कुछ नियम हैं उनको हम सीखेंगे। अगर हम उन नियमों को सही तरीके से ध्यान से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हम कितनी भी बड़ी संख्या को बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं संख्याओं की तुलना करना। तो संख्याओं की तुलना जब हम करेंगे तो इसके लिए हमारे पास नियम हैं। क्या क्या नियम हैं? सबसे पहला नियम है कि जो हमें संख्याएं दी हैं उसमें अंकों की संख्या हमें देखनी है। जिस संख्या के अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जिसके अंकों की संख्या सबसे कम होगी वो संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियम क्या बनेगा हमारा। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या दूसरी संख्या के अंकों की संख्या से अधिक है तो वह संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो हमारे पास एक संख्या है 88 और एक संख्या है हमारे पास 111। अब इसमें से अगर हम देखें तो इसमें 2 ही अंक हैं और इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो हमारे पास इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 111 हमारे पास बड़ी संख्या होगी क्योंकि इसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है और इसमें अंकों की संख्या क्या है? कम है। इसी तरह से और संख्या लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 5 2 3 4 6 और एक संख्या है 1 2 3 4 5 और हमारे पास है 6। यहाँ पे हमारे पास अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी और ये संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अंकों की संख्या देखते हैं। जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है वो संख्या बड़ी होगी और जिसमें अंकों की संख्या कम है वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी। दूसरा, अगर हमारे पास अंकों की संख्या बराबर दी हो किसी संख्या के लिए, फिर हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम देखेंगे यदि अंकों की संख्या बराबर हैं तब दी गई संख्याओं में बाईं तरफ से अंकों की तुलना करेंगे। और अंकों की तुलना करने पर जिस संख्या का बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी।
तो क्या लिखा हमने ये लिखा है कि यदि अंकों की संख्या बराबर है तब दी गई संख्याओं में बाईं तरफ से अंकों की तुलना करके देखते हैं, जिस संख्या का अंक बड़ा होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं तो हमारे पास एक संख्या है 1 2 3 4 5 और एक संख्या है 2 1 1 3 4। इन दोनों में हम देखें तो अंकों की संख्या बराबर है 1 2 3 4 और 5। इधर भी अंक कितने हैं 1 2 3 4 और 5। अंकों की संख्या तो बराबर होगी, तो पहला नियम तो हम लगा नहीं सकते। दूसरे नियम के लिए इसने क्या कहा है कि अब हमें बाईं तरफ से अंकों की तुलना करके देखनी है। तो इस संख्या के लिए हमारे पास पहला अंक क्या है 1 और इस संख्या के लिए हमारे पास पहला अंक क्या है 2। तो जिस संख्या का अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिस संख्या का अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो ये जो संख्या है वो संख्या इस संख्या से क्या है, बड़ी है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2 3 5 6 7 और एक है हमारे पास 2 3 5 7 और 3। तो ये हमारे पास संख्या है, अंकों की संख्या दोनों में बराबर है, दोनों में 5 5 अंक हैं। अब इनकी हम तुलना करके देखेंगे। तो पहला अंक इधर 2 है, इधर हमारे पास क्या है 2 है, बराबर है। तो इसके आधार पे हम तुलना नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कौन छोटा है कौन बड़ा है। दूसरा अंक देखें तो ये दोनों भी बराबर हैं, इसके आधार पे भी नहीं बता सकते। फिर तीसरा अंक देखेंगे, तीसरा अंक भी बराबर है, इसके आधार पर भी नहीं पता चलेगा। फिर चौथा अंक देखें तो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे क्या है 7। इन दोनों में बड़ा कौन है 7, तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। और ये इधर वाली संख्या जो है वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमारे पास अंकों की संख्या बराबर है तो हम तुलना करेंगे अंकों की, बाईं तरफ से जिस संख्या का अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी और जिस संख्या का अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी संख्या हो जाएगी। अब इन बड़े और छोटी संख्याओं के आधार पर हम संख्याओं का क्रम बना सकते हैं और क्रम हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला क्रम होता है हमारे पास आरोही क्रम, जिसे हम बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है अवरोही क्रम, जिसे हम घटता हुआ क्रम बोलते हैं। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है हमारे पास बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम, इसे हम क्या बोलते हैं? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब है कि हमें जो संख्याएं दी हैं उन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर उससे बड़ी संख्या। तो जो संख्याएं दी हैं उन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। तो जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं लेते हैं और उनके उदाहरण लेते हैं 5 3 2 6 8 1 4। ये कुछ संख्याएं हमें दी हैं। हमें अगर इन्हें आरोही क्रम में करना है तो इनमें से हम देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 1। तो आरोही क्रम में पहले क्या आ जाएगा? 1। उसके बाद में 1 से बड़ी संख्या 2, उसके बाद आएगा 2, 2 से बड़ी संख्या क्या है? 3, 3 से बड़ी संख्या 4, 4 से बड़ी संख्या है 5, 5 से बड़ी संख्या 6 और 6 से बड़ी संख्या क्या है? 8। तो ये हमारे पास दी गई संख्याओं का आरोही क्रम आ गया है। तो हमें अगर आरोही क्रम में करना है तो पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसे लिखेंगे। फिर दूसरा क्रम है हमारे पास अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम को बोलते हैं घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब क्या है कि हमें जो संख्याएं दी हैं उनमें से पहले हमें लिखना है सबसे बड़ी संख्या, फिर हमें लिखना है उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो इन्हीं अंकों को, इन्हीं संख्याओं को अगर हम अवरोही क्रम में करते हैं तो क्या बनेगा? इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है?
सबसे बड़ी संख्या है 8, तो सबसे पहले क्या आएगा 8। उसके बाद इससे छोटी संख्या क्या है 6, इससे छोटी संख्या क्या है 5, फिर इससे छोटी संख्या 4, फिर इससे छोटी संख्या 3, उसके बाद है हमारे पास 2 और उसके बाद हमारे पास है 1। तो अवरोही क्रम में करने के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी होती है, उससे छोटी उसके बाद, उससे छोटी उसके बाद, और लास्ट में क्या आती है सबसे छोटी संख्या। तो ये है हमारे पास अवरोही और आरोही क्रम। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के लिए स्थानीय मान ज्ञात करना, जो आप पहले भी सीख चुके हो। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो संख्या हमें दी है उस संख्या का कोई भी एक अंक अगर हम लें तो वो एक अंक उस जगह पे अपना खुद का कितना मान रखता है उसे हम बोलते हैं स्थानीय मान। जैसे हम संख्या लेते हैं, कोई भी हमारे पास संख्या है 2 3 5 7 8 9, ये संख्या है। अब हमें इसके लिए पूछा है इसने कि 5 का स्थानीय मान कितना है। तो हमने पहले सीखा था दाईं तरफ से जब हम चलते हैं तो क्या बोलते हैं, पहली संख्या को इकाई, दूसरे अंक को क्या बोलते हैं दहाई, फिर क्या होता है सैकड़ा, फिर क्या होता है हजार, फिर 10,000, फिर लाख। इस तरह से हमने सीखा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो मान हमें पूछा है, जिस अंक के लिए हमें स्थानीय मान पूछा है, वो जितने नंबर पर आ रहा है, नंबर का मतलब इकाई पे आ रहा है, दहाई पे आ रहा है, सैकड़ा पे आ रहा है, हजार पे आ रहा है, उसे उसी से गुणा कर देना है। जैसे ये संख्या 5 अगर हम देखें अंक, तो कौन से नंबर पे आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो 1000 नंबर पे आ रहा है, तो 5 को हम किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 5 का स्थानीय मान क्या आएगा हमारे पास, 5 गुणा 1000 बराबर कितना हो जाएगा 5000। ये है इसका स्थानीय मान। एक और अंक लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया है इसने 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो 8 का स्थानीय मान क्या बनेगा, 8 कौन से नंबर पर है, 8 है यहाँ पे हम देखें तो इकाई और दहाई पर। तो दहाई को किससे गुणा करते हैं, 10 से। तो 8 गुणा 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 80। तो हमारे पास 8 का इसमें स्थानीय मान कितना है, 80 है। तो स्थानीय मान किसी भी संख्या में किसी अंक का अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जिस नंबर पे है उससे हमें उस अंक को गुणा कर देना है, उस संख्या में उस अंक का स्थानीय मान हमारे पास आ जाएगा। और अलग अलग संख्याओं में किसी भी अंक के लिए अलग अलग स्थानीय मान हो सकता है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में हमें ये सीखना है कि हमारे पास जो बड़ी संख्याएं हैं वो कौन सी होती हैं और जो छोटी संख्याएं हैं वो कौन सी होती हैं। कहने का मतलब अगर हमें ये पूछ ले कि हमारे पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है और ये पूछ ले कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम कैसे बताएंगे। तो जब हमें सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या के जो सारे अंक होते हैं वो होते हैं 9। कोई भी संख्या हमें अगर पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बताइए 5 अंकों की, तो उसमें सारे अंक क्या होंगे, पांचों के पांचों वो होंगे 9। तो हमारे पास वो संख्या क्या बन जाएगी, 99,999। इसी तरह से ये होगी 5 अंकों की संख्या। अगर हमें पूछ ले 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सारे जो 10 अंक हैं वो क्या होंगे, 9 होंगे। तो ये हमारे पास हो गए 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सारे अंकों को हम किससे लिखते हैं, 9 से लिखते हैं। अब हमें अगर पूछ ले कि हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 अंकों की अगर संख्या ज्ञात करनी है तो एक कम आ जाएंगे हम। एक कम का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम एक अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। और दूसरा अगर हम नियम देखें, दूसरा नियम क्या होगा, हमें क्या करना है,
है सबसे छोटी संख्या के लिए? सबसे छोटी संख्या के लिए हमें पहला अंक लिखना है 1 और बाकी सारे हमारे पास क्या आएंगे? 0 आएंगे। तो संख्या क्या बनेगी 5 अंकों की? 5 अंकों के लिए एक अंक तो आ गया 1, बाकी क्या आएंगे? चारों हमारे पास 0। तो ये संख्या जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और ये ऊपर वाली जो संख्याएं थी वो क्या थी? ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी। तो हम किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें अंकों की संख्या दी है तो अंकों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को हम बता सकते हैं। अब इसके साथ ही हमें पढ़ना है कि हमारे पास जो संख्याएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो संख्याएं आएंगी, इनको हम पढ़ें कैसे? इसको पढ़ने के लिए, इनको आसान बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना होता है? हमें इसमें अल्प विराम लगाने होते हैं। कहने का मतलब कोमा लगाने होते हैं। कोमा लगा करके हम संख्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, जिसके आधार पर हमारे इन संख्याओं को पढ़ना और भी आसान हो जाता है। और इसके लिए हमारे पास 2 विधियां हैं, 2 पद्धतियां हैं हमारे पास। पहली पद्धति का नाम है संख्यांकन की भारतीय पद्धति और दूसरी पद्धति का नाम है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो पहले हम देखते हैं संख्यांकन की भारतीय पद्धति। तो संख्यांकन की भारतीय पद्धति में हमें क्या करना होता है? भारतीय पद्धति में जो हमें संख्या दी है, जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे संख्या है 2, 3, 5, 7, 8, 6, 4, ये संख्या हमें दी है और हमें अगर इसे संख्यांकन भारतीय पद्धति में करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं। 3 अंक छोड़ करके कोमा लगा देते हैं। कोमा लगाने के बाद में हमारे पास जो 2 अंक हैं अगले, उनको छोड़ करके फिर से कोमा लगा देते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले 3 अंक छोड़ करके कोमा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 अंक छोड़ करके हम कोमा लगाना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास ये जो संख्या है वो बन जाती है संख्यांकन भारतीय पद्धति में। अब इसे पढ़ना आसान है। कैसे? हमारे पास क्या बनेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो क्या बनेगा? यहाँ पे लाख है तो 23 है तो 23 लाख बन जाएगा। यहाँ पे हजार था, यहाँ पे 57 लिखा है तो क्या हो जाएगा? 57,000। यहाँ पे 864। कितनी भी बड़ी संख्या है उसको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, इसीलिए हम इन कोमा का प्रयोग करते हैं इन संख्याओं में, ताकि हम उस संख्या को आसानी से पढ़ पाए। एक संख्या और लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 5, 4, ये हमारे पास संख्या है, इससे भी बड़ी संख्या। अब हमें इसे संख्यांकन भारतीय संख्यांकन पद्धति में करना है तो पहले हम 3 अंक छोड़ करके कोमा लगा देंगे, उसके बाद 2-2 अंक छोड़ करके कोमा लगाएंगे। 2 अंक छोड़ के कोमा लग गया, फिर 2 अंक छोड़ करके कोमा लग गया, फिर 2 अंक छोड़ करके कोमा लग गया। तो हमारे पास क्या बनेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास अरब और 10 अरब। क्या बनेगा? 12 अरब 34 करोड़ 56 लाख 78 हजार और 954। तो हम कितनी भी बड़ी संख्या को कोमा लगा करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ये थी हमारी संख्यांकन की भारतीय पद्धति। अब हम सीखेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किस तरह से कोमा लगाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इसमें क्या करना होता है? इसमें हम इन्हीं संख्याओं को दोबारा से ले लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 2, 3, 5, 7, 8, 6 और 4। हमें क्या करना है? हमें 3-3 अंक छोड़ करके कोमा लगाना है और कोमा लगाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे 3 अंक छोड़ के कोमा लग गया, फिर से 3 अंक छोड़ करके कोमा लग गया। और इसको जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यहाँ से हम बोलते हैं वही जो इसके लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति के लिए बोलते थे। क्या बोलते थे? जैसे ये लिखा है 864 तो ये 864 ही रहेगा।
बीच वाली संख्या को हमने क्या बोला था, यहाँ पे हजार को और लाख को अलग कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हजार होता है, लाख नहीं होता अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हजार के बाद क्या आ जाता है, मिलियन, मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन, बिलियन के बाद क्या आता है, ट्रिलियन। इस तरह से नाम चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये तो हो गया सैकड़ा वाला पद, ये हजार वाला पद हो गया, हजार के बाद क्या आएगा, मिलियन। तो क्या बनेगा ये 2,357,000 और 864, ये हमारे पास इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति बन गई है। अब ये दूसरी संख्या आगे वाली थी उसको लिखें तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 और 4। इसके लिए 3 अंक छोड़ करके अगर हम कोमा लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कोमा आ जाएगा 3 अंक छोड़ करके, फिर 3 अंक छोड़ करके कोमा आ जाएगा, फिर 3 अंक छोड़ करके कोमा आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये सैकड़ा और इकाई वाला पद बन गया, ये हमारे पास हजार वाला आ गया, ये मिलियन वाला और ये हमारे पास बिलियन वाला। तो क्या बनेगा 12,345,678,000 और 954, ये हमारे पास है संख्यांकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इन जो बेसिक किया है इनके आधार पर हम जो प्रश्नावली 1.1 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसके लिए पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो मैं पहला प्रश्न दिया है, इसने क्या कहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमें रिक्त स्थान भरने हैं। क्या दिया है, पहले में हमें 1 लाख, इसमें हमें बताना है 10,000 कितनी बार आया है, 1 मिलियन 100,000 कितना है, इसमें 1 करोड़, इसमें 10 लाख कितनी बार है, 1 करोड़, इसमें मिलियन कितने हैं, 1 मिलियन, इसमें हमारे पास लाख कितने हैं। तो इनकी तुलना करने के लिए हम इनकी संख्याएं लिख लेंगे। 1 लाख को कैसे लिखेंगे हम, 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 1 लाख में हमारे पास जीरो होती हैं 5, और 10,000 में हमारे पास कितनी जीरो होती हैं, 10,000 में जीरो होती हैं 4। अब इसमें संख्या में देखें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो हमारे पास जो जीरो हैं वो हट जाएंगी यहाँ से, जितनी जीरो हैं उतने ही जीरो यहाँ से हटा देंगे। कितनी जीरो हैं हमारे पास, 4 जीरो, तो ये 4 जीरो हटाते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बच गया, 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। तो 1 लाख में 10,000 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। उसके बाद में हमारे पास है 1 मिलियन। 1 मिलियन में हमारे पास 100,000 बताने हैं कितने हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 मिलियन में क्या बनेगा, कितनी जीरो आएंगी हमारे पास आती हैं 1 मिलियन में 6 जीरो। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। 100,000 कितने हो जाएंगे, 100,000 2 100 गए, 1000 के लिए हम कितनी जीरो लगाएंगे, 3 जीरो। तो अब इसमें कितनी जीरो हैं, इसमें जीरो हैं हमारे पास 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ से 5 जीरो हटा देंगे, 1 2 3 4 और 5 हटेंगी, क्या बच जाएगा हमारे पास 10। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 10। तो 1 मिलियन में 100,000 कितनी बार होते हैं, 10 बार। यहाँ पे हमारे पास है 1 करोड़। 1 करोड़ में हमारे पास जीरो कितनी होती हैं, जीरो होती हैं इसमें 7। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर है हमारे पास 10 लाख। 10 लाख में हमारे पास जीरो कितनी होती हैं, 10 लाख में जीरो होती है हमारे पास 6। तो 6 जीरो यहाँ से छोड़ देंगे, 6 जीरो छोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10। तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। उसके बाद में है 1 करोड़ और इधर हमारे पास है मिलियन। तो 1 करोड़ में होती हैं 7 जीरो, तो 7 जीरो लिख देंगे। और इधर हमारे पास मिलियन में कितनी जीरो होती हैं, मिलियन में जीरो होती हैं हमारे पास 6। तो हमारे पास 6 जीरो यहाँ से हटा देंगे, 6 जीरो हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बच जाएगा 10। तो इस रिक्त स्थान में कितना आएगा, 10। उसके बाद में 1 मिलियन है, इसमें हमें लाख बताने हैं। तो 1 मिलियन में हमारे पास जीरो होती है 6, और जो लाख हैं उसमें जीरो कितनी होती हैं, उसमें जीरो होती हैं 5। तो 5 जीरो छोड़ देंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचा, 10। तो यहाँ से हमारे पास 1 मिलियन में लाख कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे।
तो दूसरा प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो सही स्थानों पर हमें अल्प विराम लगा करके संख्याओं को लिखना है अंकों में। तो अंकों में लिखने के लिए जो संख्या हमें लिखी है, लिख करके दी है, इसे हमें अंकों में लिख लेना है और उसके बाद उनका हम जोड़ कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो क्या लिखा है पहले, 73 लाख। तो लाख में कितनी जीरो होती हैं, लाख में जीरो होती हैं 5। तो कितना हो गया, 73 लाख प्लस क्या लिखा है, 75,000। 75,000 हजार में जीरो होती हैं 3, प्लस में 300। तो 300 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। अब इन सभी का जब हम जोड़ करेंगे तो क्या बनेगा, इनका अगर जोड़ करें तो हमारे पास क्या आएगा, 7, 0, 0 और 0 जुड़कर कितना हो जाएगा, 0, 0, 0 और इधर हमारे पास है 3। इधर हमारे पास क्या आएगा, 0, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर हमारे पास आएगा 0 और 7, तो आ जाएगा 7 और इधर हमारे पास बच गया 7 अकेला। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद में 7 बच गया तो 7 आ जाएगा। अब हमें इसे जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है उसके आधार पर कोमा लगा करके इसे सही करना है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम क्या करते हैं, पहले 3 अंकों को छोड़कर कोमा लगाते हैं। तो हमारे पास 5 के बाद में कोमा आ गया। उसके बाद 2 अंक छोड़ करके कोमा लगाते हैं तो हमारे पास 2 अंकों को छोड़कर कोमा लग गया। अब क्या बन गया ये, 73,75,307। तो हमारा जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। फिर बी में दिया इसने 9,05,41,41। तो 9 करोड़ हैं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। तो क्या आ जाएगा, 9 करोड़ के लिए इसमें 7 जीरो लगा देंगे। प्लस में है 5 लाख, तो 5 लाख में कितने जीरो आते हैं, 5 और उसके बाद में है 41। अब इनका जोड़ करेंगे तो 0, 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर हमारे पास 0, 0 और 4 कितने हो जाएंगे, 4। उसके बाद में 0 और 0 कितने आएंगे, 0, 0 और उसके बाद फिर से 0 क्या आएगा, 0। इधर 0 और फिर से 0, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 0। फिर हमारे पास 0 और 5 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 5। अब कितना बच गया हमारे पास, 0 और 9 यानी कि 90। तो यहाँ पे लग गया 90। अब हमें इसमें कोमा लगाना है तो 3 अंक छोड़ करके कोमा लगा देंगे। फिर 2 अंक छोड़ करके कोमा लगा देंगे। तो क्या बन गया, 9 करोड़ 5 लाख और 41। तो हमारे पास बी पार्ट कंप्लीट हो गया। सी में दिया है 7 करोड़ 52,21,302। तो 7 करोड़ में कितनी जीरो आएगी, करोड़ के लिए 7। तो हमारे पास 7 जीरो लगा दी 7 के साथ, प्लस 52 लाख, लाख के लिए कितनी जीरो आती हैं, 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 5 जीरो। प्लस हमारे पास हैं 21,000, हजार के लिए कितनी जीरो आती हैं, 3 और फिर 300 और प्लस में कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। अब इन सभी को जोड़ देंगे, क्या बनेगा, 0, 0, 0 और 2 कितने आ जाएंगे, 2। उसके बाद 0, 0, 0 और यहाँ पे हमारे पास है 0। तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। फिर आएगा 0, फिर 0, फिर 0 और फिर हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। फिर हमारे पास है 0, इधर भी हमारे पास है 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। फिर हमारे पास यहाँ से 0, 0, 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। उसके बाद में 0, इधर हमारे पास क्या है, 2। तो आ जाएगा 2। फिर 0 और हमारे पास 5 हैं इसलिए क्या आ जाएगा, 5। लास्ट में क्या बच गया, 7। अब यहाँ पे पहले 3 अंक छोड़ करके कोमा लगा देंगे, फिर 2 अंक छोड़ करके कोमा लगा देंगे, फिर से 2 अंक छोड़ करके कोमा लगाएंगे। तो क्या बन गया ये, 7 करोड़ 52,21,302। तो हमारा जो सी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब जो डी पार्ट हमें दिया है वो क्या है, 58,423,202। तो हमारे पास हैं 58 मिलियन। 58 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, मिलियन में जीरो होते हैं हमारे पास 6। तो हमारे पास आ जाएगा 6 जीरो। उसके बाद में प्लस में हमारे पास आ जाएगा 400।
तो आ जाएगा 423,000। तो 423,000 है तो 423,000 है, इसलिए क्या आ जाएंगे 3 जीरो, प्लस में हमारे पास क्या आएगा 202, तो 200 और प्लस में क्या है 2। अब इनको जोड़ देंगे, क्या बनेगा 0 0 0 और यहाँ से 2, तो क्या आएगा 2 0 0 और 0, क्या आएगा 0 0 0 और 2, कितने हो जाएंगे 2, यहाँ से 0, यहाँ पे हैं 3, तो ये जुड़ करके कितने हो जाएंगे 3, 0 और 2, 2 आ जाएगा, 0 और 4, क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 58 बच गया अकेला, तो क्या आ जाएगा 58। अब यहाँ पे हमें जो संख्या दी है वो क्या दी है, ये दी है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, तो इसमें जो कोमा लगेंगे वो भी क्या लगेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के आधार पर लगेंगे। तो हमारे पास जो मान बनेगा वो क्या बनेगा, 3 अंक छोड़ करके कोमा देगा, फिर से 3 अंक छोड़ करके कोमा आ जाएगा, क्या बन गया 58,423,000 और 202। तो हमारा जो डी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो ई पार्ट है वो क्या दिया है 23,30,010। तो हमारे पास है 23,30,010, तो 23 लाख में कितनी जीरो आ जाएंगी 5 जीरो, प्लस में 30,000 में कितनी आ जाएंगी, 1000 के लिए 3 जीरो और साथ में 30, प्लस में हमारे पास है 10, तो आ जाएगा 10। इनका जोड़ करेंगे 0 0 और 0, क्या आएगा 0, फिर आएगा 0 0 और 1, क्या आएगा 1, फिर 0 और 0, क्या आ जाएंगे 0, फिर 0, इधर भी 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 और 3 जुड़ेंगे 3, बाद में बच गए हमारे पास 23, तो ये आ जाएगा 23। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे 3 अंक छोड़ करके कोमा लगाएंगे, यहाँ 2 अंक छोड़ करके कोमा लगा देंगे, क्या बन गया 23,30,000 और हमारे पास क्या है 10। तो हमारा जो ई पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमें दिया है, इसने कहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्याओं के नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो हमें पहले इनमें अल्प विराम लगाना है भारतीय संख्यांकन पद्धति के आधार पर और उसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो इसके लिए हमें ए पार्ट दिया है इसका 87, 59, 57 और 62। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, अल्प विराम लगाने हैं। अल्प विराम लगाने के लिए पहले हम कितने अंक छोड़ते हैं 3 अंक, फिर 2 अंक छोड़ करके हम इसके अल्प विराम लगा देते हैं। अब हमारे पास ये संख्या कौन सी बनी है, क्या बन गई संख्या, यहाँ पे हमारे पास आ गया 762, ये 1000 आ गए, ये लाख आ गए और लाख के बाद ये क्या आ गया करोड़। तो क्या है हमारे पास 8,75,00,000 ,95,762। तो हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में इसने कहा है पहले अल्प विराम लगाने हैं, तो 3 अंक छोड़ करके हमने अल्प विराम लगा दिया, फिर हमने 2 अंक छोड़ करके अल्प विराम लगा दिया। तो ये सैकड़ा के लिए आ गया, ये हमारे पास 1000 और ये लाख, तो क्या बनेगा 85,46,000 283। ये बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में हमें क्या दिया है, इस संख्या के लिए पहले हमें अल्प विराम लगाने हैं, तो 3 अंक छोड़ के अल्प विराम लगाना है, फिर 2 अंक छोड़ करके, फिर से 2 अंक छोड़ करके अल्प विराम लगाना है। तो बीच वाला 1000 हो गया, ये लाख और ये क्या बन जाएगा करोड़। तो क्या बनेगा 9,99,00,000 1000 कुछ है नहीं, 0 है, तो सीधा हम क्या लिख देंगे 46।
तो सी पार्ट हो गया हमारा। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे, इसमें भी अल्प विराम लगाएंगे, पहले 3 अंक छोड़ करके फिर 2-2 अंक छोड़ करके अल्प विराम लगा देंगे। तो क्या बनेगा यहां से, ये 1000, लाख और ये करोड़, तो क्या बना 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो हमारा जो डी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चौथा क्वेश्चन। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या के नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो इसके लिए हमारे पास पहली संख्या दी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसे लिखना है। तो अंतरराष्ट्रीय के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं तो 3 अंक छोड़ छोड़ करके लगाते हैं। तो पहले हमने 3 अंक छोड़ दिए, अल्प विराम लग गया, फिर 3 अंक छोड़े और अल्प विराम लग गया। अब हमारे पास पहले क्या होता है, सैकड़ा के लिए, फिर 1000 के लिए और फिर हमारे पास होता है मिलियन के लिए। तो क्या बना हमारे पास 78 मिलियन, 1000 कितने हैं 921,000, तो क्या बन जाएगा 921,000 और लास्ट में कितना है 92, तो यहाँ पे आ जाएगा 92। तो हमारा ए पार्ट हो गया। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट में 3 अंक छोड़ करके हमने अल्प विराम लगाया, फिर हमने 3 अंक छोड़ करके अल्प विराम लगाया। तो क्या बना, ये 1000 है, ये है मिलियन, तो क्या बनेगा 7 मिलियन 452,000 283। तो क्या देगा 283। सी पार्ट है हमारे पास, क्या है सी पार्ट, इसमें 3 अंक छोड़ करके हमने अल्प विराम लगाया, फिर से 3 अंक छोड़ करके अल्प विराम लगाया। ये बीच वाला 1000 है, इसके साथ वाला मिलियन। तो मिलियन कितने हैं 99 मिलियन 985,000 और 102। तो क्या देगा 102। नेक्स्ट इसमें भी हम अल्प विराम लगाएंगे। तो अल्प विराम लगाएंगे 3 अंक छोड़ करके, फिर से 3 अंक छोड़ करके। तो मिलियन कितने आ रहे हैं हमारे पास 48। तो लिखेंगे 48 मिलियन 1000 कितने हैं 49। तो 49,000 और 831। तो क्या देगा 831। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो 1.1 प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो है 1.1 प्रश्नावली जो है वो समझ में आ गई होगी। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।